ये लड़की किसी से डर रही है या किसी को ढूंढ रही है, या फिर यहाँ कुछ और ही हो रहा है जो हम देख नहीं सकते। एक 21 साल की लड़की अकेली एक पुराने होटल में लॉस एंजल्स के रातों में। कैमरे ने उसे कैप्चर किया, एलिवेटर में अजीब हरकतें करते हुए, दरवाजे के बाहर झांकती हुई, हवाओं से बात करती हुई, और फिर वो गायब हो जाती है। 18 दिन बाद जब होटल के गेस्ट ने कंप्लेन की कि पानी का रंग अजीब है और टेस्ट कुछ अलग सा है, तब किसी को पता चला एलिसा लैम रूफ टॉप पर रखे पानी के टैंक में अकेली, एक भी कपड़े नहीं, बाल बिखरे हुए, और सबसे बड़ा सवाल, वो वहाँ पहुंची कैसे। आज हम एक ऐसी मिस्ट्री में उतरने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, जिसने इंटरनेट को ऑब्सेस कर दिया था, जिसने एक फैमिली को तोड़ दिया था, और जिसने कुछ ऐसी चीज़ें सामने रखी जो आज भी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। वैंकूवर, कनाडा, एक बहुत ही सुंदर शांत सा शहर जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। यहाँ एक चाइनीज़ कैनेडियन फैमिली थी, हार्ड वर्किंग, सिंपल, प्यार करने वाले लोग। उनकी बेटी थी लैम ओही, जिसे दुनिया एलिसा लैम के नाम से जानती थी। 30 अप्रैल 1991 को जन्म लेने वाली एलिसा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ रही थी। उसके सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ोगे तब एक इंडिपेंडेंट, क्यूरियस, थोड़ी फिलोसॉफिकल लड़की मिलेगी। वो बुक्स से बहुत प्यार करती थी, टम्बलर पे लिखती थी, सिटीज़ को एक्सप्लोर करना पसंद करती थी, खाना, कल्चर, लोगों से मिलना एलिसा में एक जिंदगी थी। लेकिन एलिसा के अंदर एक और सच भी था, एक जो पब्लिक के सामने कम आता था। उसे बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन डायग्नोस हुआ था। कई मेडिकेशंस पे भी वो थी। उसके मूड स्टेबलाइजर्स, एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट, ये सब चीज़ें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। एक ऐसा हिस्सा जो कभी कभी अनकंट्रोलेबल हो जाता था। उसकी फैमिली ने कभी ये डिटेल्स पब्लिक नहीं की, शायद प्रिवेसी के लिए, शायद प्रोटेक्शन के लिए, या शायद इसलिए कि दुनिया उनकी बेटी को सिर्फ उसकी बीमारी की नज़र से ना देखे। लेकिन जब एलिसा गायब हुई तब यही सच सबसे इम्पोर्टेंट क्लू बन गया। जनवरी 2019 एलिसा ने एक सोलो ट्रिप प्लान की। कैलिफोर्निया एक्सप्लोर करना था उसे। उसके लिए ये एक एडवेंचर था, अपने आप को ढूंढने का सफ़र। वो एमट्रैक ट्रेन और इंटरसिटी बस से अकेली निकल पड़ी, वैंकूवर से कैलिफोर्निया। पहला स्टेप था सैन डिएगो। वहाँ उसने सैन डिएगो ज़ू का दौरा किया, फ़ोटोज़ अपलोड किया सोशल मीडिया पे, फैमिली को मैसेजेस किए। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फिर वो आगे बढ़ी और पहुंची लॉस एंजलिस। 26 जनवरी को वो एलए पहुंची। कुछ दिन घूमने के बाद उसने एक होटल में चेक इन किया, सिसिल होटल, या जैसे अब इसे कहते हैं स्टे ऑन मेन। ये एक रीब्रांड था, एक कोशिश थी कि लोग भूल जाएं इस होटल की डार्क हिस्ट्री। लेकिन एलए में कुछ चीज़ें भूलना मुश्किल होता है। सिसिल होटल में 600 रूम्स डाउनटाउन लॉस एंजल्स 1927 में बना था। एक ज़माने में ये होटल सिटी का शान था। रिच और फेमस लोग यहाँ रुकते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ डाउनटाउन एलए की तकदीर बदल दी गई। स्किड रो, जो कि देश का एक सबसे चैलेंजिंग अर्बन एरिया है, सिसिल के बिल्कुल आसपास था। क्राइम बढ़ने लगा, होटल का कैरेक्टर बिल्कुल बदल गया। और फिर आई वो दास्तानें जो इस होटल की नींव में दफन है। रिचर्ड रामिरेज, नाइट स्टॉकर, सीरियल किलर, 1980s में सिसिल में रहता था और बाहर जाके खून करता था। जैक अंटरवेकर, ऑस्ट्रेलियन सीरियल किलर,
1991 में इस होटल में रुका और एलए में 3 विमेन का मर्डर किया। कई सुसाइड्स, कई मर्डर्स। एक लड़की विंडो से गिर गई और नीचे एक आदमी के ऊपर गिरी, वो भी वहीं उस लड़की के साथ ही मर गया। ये सब सिसिल की रजिस्टर्ड हिस्ट्री है। जब एलिसा ने यहाँ चेक इन किया, वो ये सब नहीं जानती थी, या शायद जानती थी और फिर भी रुकी। टूरिस्ट के लिए ये होटल अफोर्डेबल था। रीब्रांडिंग के बाद स्टूडेंट्स आते थे, बैकपैकर्स आते थे और यहाँ पे एलिसा भी गई। पहले कुछ दिन ठीक गए। एलिसा अपने पास की दूसरी गेस्ट के साथ शेयर्ड रूम में थी, लेकिन कुछ तो था, कुछ ऐसा जो एलिसा के रूममेट्स को अनकंफर्टेबल कर रहा था। होटल मैनेजमेंट ने उनकी कंप्लेंट्स पे एलिसा को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया। क्या हुआ था उस शेयर्ड रूम में एग्जैक्टली कोई भी नहीं जानता। 31 जनवरी 2013 ये वो दिन था जब एलिसा लैम को आखिरी बार जिंदा देखा गया। रात का वक्त था। होटल की एलिवेटर में सीसीटीवी कैमरा था और उस कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया जो दुनिया ने मिलकर लगभग 30 मिलियन बार देखा और फिर भी समझ नहीं पाए। एलिसा एलिवेटर में दाखिल हुई, अपने हाथ हिलाते हुए, रिलैक्स्ड, जैसे कोई रश नहीं। एलिवेटर में घुसी और उसने ऑलमोस्ट सारे बटन्स प्रेस कर दिए, एक के बाद एक। फिर वो दरवाजे के पास गई, बाहर झांका, जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा हो, जैसे वो किसी से छुप रही हो या किसी का इंतज़ार कर रही हो। वो बार बार दरवाजे के अंदर बाहर आई गई। उसके हाथ के मूवमेंट्स कुछ अजीब थे, जैसे वो किसी से बात कर रही हो जो वहाँ था ही नहीं, या शायद वहाँ था लेकिन कैमरे की आंखों को दिख नहीं रहा था। एलिवेटर के दरवाजे बंद नहीं हुए, बार बार खुलते रहे, जैसे किसी ने बटन से रोक रखा हो बाहर से। और फिर एलिसा चलते चलते कॉरिडोर में गई और कैमरे का फ्रेम वहीं ख़त्म हो गया। डोर्स क्लोज्ड, एलिवेटर खाली और एलिसा लैम गायब। 1 फरवरी से एलिसा के रेगुलर अपडेट्स जो फैमिली को वो दे रही थी एकदम से आने बंद हो गए। कुछ दिन तक फैमिली ने वेट किया। उसकी फैमिली को लगा कि शायद वो बिजी है, शायद सिग्नल नहीं होगा। लेकिन 8 फरवरी तक जब कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, एलिसा के पेरेंट्स मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल कर दी। LAPD ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। होटल के रूम्स चेक हुए, नियर बाय एरियाज में सर्च किया गया, कोई भी क्लू नहीं मिला। उसके बाद 13 फरवरी को LAPD ने एक अनयूजुअल डिसीजन लिया। उन्होंने एलिवेटर की CCTV फुटेज पब्लिक को रिलीज कर दी, एक अपील करते हुए, कोई भी इसे देखे या उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो बताए। लेकिन जो हुआ वो पुलिस ने सोचा ही नहीं था। ये वीडियो वायरल हो गया। पूरी इंटरनेट दुनिया ने इस फुटेज को देखा। लगभग 30 मिलियन व्यूज़। रेडिट, यूट्यूब, चाइनीज़ वीडियो साइट्स, हर जगह इस वीडियो को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करने लगे लोग। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने ओपिनियंस दिए, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने क्लेम्स किए, आर्म चेयर डिटेक्टिव्स ने थियोरीज बनाई और एक बंदा था पैब्लो, जो मॉर्बिड नाम से डेथ मेटल म्यूजिक बनाता था। किसी इंटरनेट स्लॉथ ने क्लेम किया कि एलिसा के मर्डर में इस इंसान का हाथ है। लोगों ने उसे डेथ थ्रेट्स देना शुरू कर दिया। उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस बर्बाद कर दी। उसने ऑलमोस्ट अपनी जान दे दी इन थ्रेट्स की वजह से। बाद में प्रूफ हुआ कि वो केस के वक्त मेक्सिको में था। उसका कोई भी कनेक्शन नहीं था एलिसा से। इंटरनेट ने एक इनोसेंट इंसान को ऑलमोस्ट मार दिया। 19 फरवरी 2013 होटल की गेस्ट्स कंप्लेन कर रहे थे, पानी का प्रेशर काफ़ी कम हो गया था, पानी का रंग कुछ अजीब था, टेस्ट अलग था। होटल का मेंटेनेंस वर्कर रूफटॉप पे गया कि चेक करने। वहाँ 4 बड़े 1000 गैलन वाटर टैंक्स थे जो पूरे होटल को पानी सप्लाई करते थे।
गेस्ट रूम को, किचन को, कॉफ़ी शॉप को। उसने एक टैंक का हैच खोला और अंदर देखा। वहाँ थी एलिसा लैम, फेस अप, पानी में, शरीर पे कोई कपड़े नहीं, उसके कपड़े, घड़ी और रूम की पानी में तैरते हुए उसके साथ। वो 18 दिन से उस टैंक में थी। टैंक को ड्रेन करना पड़ा, फिर उसे कट ओपन करना पड़ा क्योंकि हैच इतना छोटा था कि बॉडी बाहर नहीं निकल सकती थी। और जब तक मेंटेनेंस वर्कर ने ये डिस्कवर किया, तब तक होटल के गेस्ट्स उस पानी को पी चुके थे, उसे यूज़ कर चुके थे, खाना बना चुके थे उसी पानी से। इस पल को समझने की कोशिश करो। ये रियलिटी इतनी डार्क है कि वर्ड्स में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। पोस्टमार्टम शुरू हुआ। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जेसन टोवर ने एग्जामिनेशन की। रिजल्ट्स आए और जितने आंसर्स मिले उतने ही नए सवाल भी खड़े हुए। कोई फिजिकल ट्रॉमा नहीं, कोई सेक्सुअल असॉल्ट के एविडेंस नहीं, कोई स्ट्रगल के साइंस नहीं। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में कोई इलीगल ड्रग्स भी नहीं मिले, ना ही कोई अल्कोहल। लेकिन एक चीज़ मिली, एलिसा की प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस बाइपोलर डिजीज के लिए, लेकिन उनकी लेवल्स बहुत कम थी ब्लड में। मतलब वो मेडिकेशंस प्रॉपरली नहीं ले रही थी या रिसेंटली लेना बंद कर दिया था। स्पेसिफिकली उसने एंटी डिप्रेसेंट्स ली थी, लेकिन मूड स्टेबलाइजर और एंटी साइकोटिक वो नहीं ली थी। यहाँ एक मेडिकल ट्विस्ट है। बाइपोलर पेशेंट्स में सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट्स लेना बिना स्टेबलाइजर के सम टाइम मैनियक एपिसोड्स ट्रिगर कर सकता है। हेल्यूसिनेशंस, साइकोसिस, रियलिटी से डिस्कनेक्शन। जून 2013 में ऑफिशियल रूलिंग आई, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, बाइपोलर डिसऑर्डर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। पुलिस की थियरी ये थी, एलिसा एक मैनिक या साइकोटिक एपिसोड में थी। उसे लगा कोई उसके पीछे है। वो भागी, रूफटॉप पे पहुंची, टैंक में छुप गई प्रोटेक्शन के लिए और फिर निकल नहीं पाई। लेकिन ये थियरी एक बड़े सवाल का जवाब नहीं देती। अगर थियरी ये है कि एलिसा अकेले रूफटॉप पे गई, तो फिर इन सवालों के जवाब क्यों नहीं है? पहला सवाल, लॉक्ड डोर। रूफटॉप का डोर लॉक था। अंदर से सिर्फ होटल एम्प्लॉयज़ के पास ही की थी। एक इंटीरियर स्टेयरकेस था जिसमें अलार्म लगा था। अलार्म जो तब बजता जब डोर खुलता। होटल स्टाफ कहते हैं कोई अलार्म नहीं बजा, तो एलिसा अंदर कैसे गई? दूसरा सवाल, फायर एस्केप्स। 3 फायर एस्केप्स भी थे रूफ पे जाने के लिए, लेकिन वो भी अलार्म से कनेक्टेड थे। कोई अलार्म रिकॉर्ड नहीं हुआ। तीसरा सवाल, टैंक की हाइट। पानी का टैंक 10 फीट यानी लगभग 3 मीटर ऊंचा था। उसमें जाने के लिए लैडर चाहिए, लेकिन उस रात रूफटॉप पे कोई लैडर नहीं था। एक पेटीट 5 फीट 4 इंचेस की लड़की अकेले बिना किसी चीज़ के या बिना किसी मदद के 10 फीट ऊंचे टैंक में कैसे चढ़ी? और चौथा सवाल, हैच। टैंक का हैच कवर बहुत हैवी था। अंदर से बंद करना फिजिकली बहुत मुश्किल था। फिर भी जब बॉडी मिली तो हैच क्लोज था। ये सवाल आज भी जवाब का इंतज़ार कर रहा है। इंटरनेट ने कभी रेस्ट नहीं लिया और जब मेन स्ट्रीम इन्वेस्टिगेशन ख़त्म भी हो गई, ऑनलाइन दुनिया में वो इन्वेस्टिगेशन चलती रही। चलिए बात करते हैं थियरीज की। थियरी 1, एलिवेटर फुटेज टेम्पर्ड था। लोगों ने नोटिस किया कि एलिवेटर फुटेज में टाइम स्टैम्प अजीब था। नंबर्स प्रॉपर्ली अलाइन नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि फुटेज स्लो की गई है और लगभग 1 मिनट कट किया गया था। आखिर क्यों? किसी और इंसान की आइडेंटिटी छुपाने के लिए या फिर कुछ और? थियरी 2, एलिवेटर गेम।
एक कोरियन अर्बन लेजेंड है जिसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में एलिवेटर के बटन्स प्रेस करते हैं और सपोजिटली दूसरी डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों ने एलिसा की बटन प्रेसिंग को इस गेम से जोड़ा। ऑब्वियसली ये सुपरनैचुरल थ्योरी थी, लेकिन इंटरनेट पे मिलियंस ने ये थ्योरी शेयर की थी। नाउ थ्योरी 3, होटल स्टाफ इन्वॉल्व्ड। कुछ स्लेट्स का मानना था कि रूफटॉप एक्सेस के लिए होटल स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी था, क्योंकि डोर्स लॉक थे, अलार्म, टैंक की हाइट, ये सब सजेस्ट करता था कि कोई इंसान जिसके पास एक्सेस था वो इस केस में इन्वॉल्व था। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला। लेट्स जंप ऑन टू द थियरी 4, लैम एलिसा कोइंसिडेंस। और फिर आया एक ऐसा कोइंसिडेंस जो लोगों के सर चकरा गया। जिस वक्त एलिसा की डेथ इन्वेस्टिगेट हो रही थी, उस वक्त नियर बाय एरिया में ट्यूबरकुलोसिस आउटब्रेक आ रहा था और टीबी डायग्नोसिस करने के लिए जो टेस्ट यूज़ होता था उसका नाम था लैम एलिसा। लैम एलिसा, सेम नेम, सेम वक्त, सेम सिटी। पुलिस ने क्लियरली कहा कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। लेकिन इंटरनेट के लिए ये प्रूफ था किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का। थियरी 5, पैब्लो मॉपेट। जैसे पहले बताया गया, एक डेथ मेटल म्यूजिशियन को इंटरनेट ने फॉल्स एक्यूजेशन की आग में झोंक दिया। लोगों ने सोचा कि उसे डार्क म्यूजिक वीडियोस जिसमें एक लड़की पानी में थी एलिसा केस से कनेक्टेड है। पैब्लो एक्चुअली मैक्सिको में था, उसका कोई लेना देना नहीं था एलिसा के केस से, लेकिन इंटरनेट मॉब ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। ये थियरीज सिर्फ थियरीज नहीं थी, इनके रियल कॉन्सिक्वेंसेस थे। रियल इंसान हर्ट हुए, रियल फैमिली को बार बार उनकी बेटी की डेथ पब्लिक स्पेक्टिकल बनते देखना पड़ा। एलिसा लैम का एक टम्बलर ब्लॉग था, न्यूवेल वी, दैट मीन्स न्यू लाइफ। उसकी पोस्ट पढ़ो और तुम्हें एक ऐसा इंसान मिलता है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जो खूबसूरती ढूंढता था ऑर्डिनरी चीज़ों में, जो अकेला फील करता था समटाइम्स, लेकिन फिर भी लोगों से कनेक्ट करना चाहता था। उसने कभी लिखा था एंजाइटी के बारे में, कभी डिप्रेशन के बारे में, कैसे कभी कभी ज़िंदगी बहुत भारी लगती है। उसने ये भी लिखा था कि ट्रैवल उसे बहुत पसंद था, कैसे नए शहर, नए लोग, नए एक्सपीरियंस उसे बिल्कुल अलाइव करते हैं। और उसने लिखा था एक चीज़ के बारे में जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। उसने अपने रीडर्स को एनकरेज किया था कि वो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, कि हेल्प मांगें, कि अकेले मत रहो। ये एक क्रूअल आयरनी है, क्योंकि जब एलिसा को सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी, वो बिल्कुल अकेली थी, एक पुराने होटल में, रात के अंधेरों में, अपनी मेडिकेशंस ठीक से नहीं ले रही थी और उसके साथ कोई भी नहीं था। अब बात करते हैं उस थ्योरी की जो इन्वेस्टिगेटर्स, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स सबसे क्रेडिबल मानते हैं। एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर में थी। वो अपनी मेडिकेशंस ठीक से नहीं ले रही थी, स्पेसिफिकली एंटी साइकोटिक नहीं ले रही थी कुछ दिनों से। अकेले ट्रैवल करना, अनफेमिलियर एनवायरनमेंट, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें ऑलरेडी वल्नरेबल इंसान के लिए बहुत हैवी होती हैं। 31 जनवरी की रात वो शायद एक मैनिक या साइकोटिक एपिसोड में थी। एलिवेटर में उसके बिहेवियर, वो डर नहीं रही थी ज़रूर, या वो किसी चीज़ से खेल रही थी जो सिर्फ उसी को दिखती थी। हेलुसिनेशंस में दुनिया बिल्कुल रियल लगती है। होटल के अंदर पहले से ही रूममेट्स ने उसकी अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस किया था। बर्बैंक में एक लाइव शो में उसे सिक्योरिटी ने बाहर निकाला था सिमिलर बिहेवियर की वजह से। लॉबी में उसने अनाउंस किया था, आई एम क्रेजी। रूफटॉप पे पहुंची शायद किसी फायर एस्केप से, बट अलार्म्स
वो ऑलरेडी एक ऐसी स्टेट में थी जहाँ फिजिकल डिटेल्स मैटर नहीं करती, या वो क्विकली गई और अलार्म की आवाज़ रजिस्टर ही नहीं हुई। बट 10 फीट ऊंचा टैंक में कैसे चढ़ी, ये हिस्सा आज भी ट्रूली अनक्लियर है। एड्रेलिन, लक, मेंटल इलनेस एपिसोड में लोग ऐसे काम करते हैं जो बाद में इम्पॉसिबल लगते हैं। टैंक में एक बार जाने के बाद बाहर निकलना इम्पॉसिबल था। वो टैंक में बिल्कुल अकेली रह गई, रात के अंधेरों में, पानी के अंदर। और 18 दिन बाद मेंटेनेंस वर्कर ने उसे ढूंढा। जून 2013 ऑफिशियल रूलिंग, एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। सिसिल होटल 2017 में रीमॉडल के लिए बंद हुआ। 2021 में नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री आई, क्राइम सीन द वैनिशिंग एट द सिसिल होटल, जो केस के ऑलमोस्ट हर पहलू को कवर करती है। बार बार ये भी दिखाया गया कि कैसे इंटरनेट मॉब ने इनोसेंट लोगों को जैसे पैब्लो को तबाह कर दिया। एलिसा लैम की फैमिली वैंक्यूवर में इस सब के बीच टूट गई। अपनी बेटी का दर्द अलग था, फिर दुनिया का ये स्पेक्टिकल अलग था। हर नई थियोरी, हर नया वीडियो, हर नया इन्वेस्टिगेशन, उनके लिए ये सब सिर्फ दर्द था। एलिसा की कई फ़ैन फॉलोइंग है आज भी ऑनलाइन। लोग उसके ब्लॉग को पोस्ट करते हैं और शेयर करते हैं। कुछ लोग जेन्युइनली उसे याद करते हैं, एक इंसान की तरह, मिस्ट्री की तरह नहीं। और शायद यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ऑफिशियल आंसर: एक्सीडेंट, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोटिक एपिसोड, ट्रैजिक मिसफॉर्च्यून। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो किसी भी थियोरी में परफेक्टली फिट नहीं होती। रूफ का अलार्म जो कभी नहीं बजा, टैंक की हाइट जो बिना लैडर के एक्सेसिबल नहीं थी, हैच जो क्लोज था अंदर से जब एलिसा की बॉडी मिली थी, एलिवेटर फुटेज का मिसिंग मिनट जो ऑफिशियली एडिटिंग एरर था, और एलिसा का फ़ोन जो कभी मिला ही नहीं। ये चीज़ें शायद सब के सब एक सिंपल साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन रखती हैं, शायद। लेकिन जब तक कोई परफेक्टली कन्विंसिंग आंसर नहीं आता, ये केस क्लोज्ड होने के बावजूद खुला ही रहता है। कुछ मिस्ट्रीज का अंजाम सिर्फ एक वर्ड होता है, अननोन। उसने अपने ब्लॉग में लिखा था एक बार, आई वॉन्ट टू बी ब्रेव इनफ टू लिव द लाइफ आई वॉन्ट टू लिव। वो ब्रेव थी। अकेले ट्रेवल करना ब्रेव होता है। अपनी मेंटल इलनेस के साथ ज़िंदगी को जीना काफ़ी ब्रेव होता है। नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत ब्रेव होता है। लेकिन एक रात, एक ऐसी रात, दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया और वो खुद भी अकेली छूट गई, अपनी मेडिकेशंस में, अपने डिसीजंस में, अपने डर में। इस केस ने हमें एक बात सिखाई, मिस्ट्री सिर्फ रूफ टॉप के टैंक्स में नहीं होती। सबसे बड़ी मिस्ट्री होती है किसी इंसान का एक रात अकेले होना, जब इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी की। एलिसा लैम आज भी याद की जाती है, शायद इसलिए नहीं जैसे दुनिया उसे याद करती है, एक क्रीपी वीडियो की वजह से, एक वायरल केस की वजह से, बल्कि इसलिए कि वह हम में से एक थी, जो अकेला फील करती थी, जो ज़िंदगी से प्यार करती थी, जो सिर्फ थोड़ी और हेल्प की ज़रूरत में थी। कुछ सवाल हमेशा रहेंगे, कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे, और कुछ आवाज़ें साइलेंट कॉरिडोर में सुनने वाले ढूंढते रहते हैं। Thank you so much guys for watching. I'll see you in the next episode. Goodbye.